दोस्तों, बांग्लादेश बनने वाला है दूसरा पाकिस्तान। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आज आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसके बाद आप ये भली भांति समझ जाएंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब ये बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1971 में हमने ही बांग्लादेश को पैदा किया था। बांग्लादेश हमारा पोता है और आज के समय में यही हमें 2 साल से आंखें दिखा रहा है। और क्यों आंखें दिखा रहा है, इसके पीछे कौन है, ये आप समझते हैं। ये सारी पोल जो है मैं खोलने वाला हूं आज की इस रिपोर्ट में। आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बगल में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, उसको भी जरूर दबाना आप। दोस्तों, हमारी वीडियोस को दबाने की किस तरीके से साजिश की जा रही है ये आप तो देख ही रहे होंगे। तो वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। आप जो शेयर करेंगे वही लोग जो है हमारे वीडियोस को देख पाएंगे, वही भारतीय तक ये वीडियोस पहुंच पाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिएगा आप। यहां पे देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि जो है बांग्लादेश जो है वो दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है। दोस्तों, इसके पीछे कहानी है। आपको पता होगा कि शेख हसीना ने अभी ऑनलाइन रैली की थी, ऑनलाइन मीटिंग की थी, संबोधन दिया था। जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं उनको जो है बताया था कि मैं दिसंबर के महीने में आने वाली हूं बांग्लादेश। और यह भी बोला था कि चाहे मुझे मार दो, काट दो, लेकिन मैं अपने देश जरूर लौटूंगी, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। अपने देश के लिए मैं जान भी दे सकती हूं। और यह बात जैसे ही बांग्लादेश में पहुंची, दोस्तों, जितने भी शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं, जितने भी हिमायती हैं, उन सबको मारने की साजिश की जा रही है। उन सबको मारने की साजिश की जा रही है। और किस तरीके से मारने की साजिश की जा रही है आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए, ये जो है ये है, इसका नाम है तारिक रहमान। ये अभी का प्रधानमंत्री है। जैसे ही 2024 में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से एक सीआईए का एजेंट बैठा है ना, अमेरिका का दल्ला जो है एक बैठा था, उसके बाद जो है ये बैठा हुआ है अभी। और ये जो है चाइना के साथ मिलकर हमें ही आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, इसको पता नहीं है कि भारत का इतिहास क्या रहा है। अगर भारत अपनी पर आ जाए तो इसके जैसे को ऐसे ही मार के भगा देते हैं हम लोग। इसको पता नहीं है अभी। देखिए, नई दिल्ली में शेख हसीना के मीडिया संवाद से भारत बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अभी बताऊंगा कि ये कैसे जो है भीख मांग रहा है, आपको बताऊंगा सारी चीजें। आप बस वीडियो में टिके रहना। इसके भीख मांगने की किस्से भी अभी सुनाता हूं आपको। अभी अभी मांगा है एक भीख, आपको बताता हूं। बांग्लादेश के नागरिकों का अपमान हुआ है। अच्छा जी, बांग्लादेश में के नागरिकों का अपमान हुआ है और तुमने जो भगाया हुआ है उसको, उसमें जो है अपमान नहीं दिख रहा है। दोस्तों, शेख हसीना को हमने 1975 में भी पनाह दी थी, है ना। उस टाइम पे इनके पिता मुजीबुर रहमान को मार दिया गया था। उसके बाद जो है हमने इनको पनाह दी थी भारत में भी, और अभी भी हमने इनको पनाह दी है। 2024 से ये भारत में ही रह रही हैं। और इसी बात से जो है ना ये खफा है। इसी बात से ये बांग्लादेश जो है रूठा हुआ है कि भाई तू रूठे रहे, क्या दिक्कत है, हमें हमें कोई दिक्कत है क्या इस चीज से। देखिए, अब ये शेख हसीना के बेटे हैं, ये क्या कह रहे हैं, आप एक बार इनकी स्टेटमेंट को सुनिए। और 100% ये सही स्टेटमेंट होने वाली है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनेगा। जिस तरीके से उसके ऊपर इंफ्लुएंस दिखा रहा है अमेरिका, जिस तरीके से उसके ऊपर इंफ्लुएंस दिखा रहा है चाइना, और पाकिस्तान का तो अलग ही मामला है, आईएसआई का, ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, बांग्लादेश एक फेल देश बन गया है। बिल्कुल सही बात है। 2024 के बाद इतनी गिरावट आई है बांग्लादेश के अंदर, जितनी गिरावट कभी नहीं देखी गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी उथल पुथल हुई 2024 में। उसके बाद से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि एकदम से डिप हुआ है उसके ग्रोथ में। अब वो जो है नीचे जा रहा है ऊपर जाने की बजाय। फिर भी भारत जो है अभी भी उसकी मदद कर रहा है। किस तरीके से आपको बताऊंगा, किस तरीके से उसकी हेल्प अभी भी की जा रही है। क्योंकि हम तो यार, हमारा पोता है एक तरीके से, वो हमारे बच्चे का ही तो बच्चा है। वो पाकिस्तान से ही तो टूट के बना, वो तो हमारा बच्चे का बच्चा हुआ। वो तो हमारे पोते को यार हमें यार रखना पड़ेगा उस तरीके से। हम फिर भी उसे प्यार करते हैं। चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू हमें आंखें ही दिखा ले, है तो हमारा पोता ही। यहां पे देखिए, वह भारत के लिए एक और पाकिस्तान बन गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आज नहीं तो कल ये आप भी समझेंगे कि ये बांग्लादेश जो है ना, जो अभी आंखें दिखा रहा है, वो बाद में क्या करेगा, बॉर्डर पार करेगा आतंकवादियों को। देख लेना आप। ये मेरी बात जो है मैं आज बोल रहा हूं, आज ये बात मैं बोल रहा हूं, ये आपको कुछ दिन बाद समझ में आएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक बोली है यहां पे। अगर बांग्लादेश को नहीं रोका गया तो अब आतंकवादी वहीं से आएंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वेस्ट बंगाल में पहले जो है कोई और सरकार थी, आप समझते हैं कैसे जो है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जो है कूदते फांदते रहते थे ये बांग्लादेशी, है ना। अब इनका आवाज जाना बंद हो गया। आना जाना जैसे ही बंद हो गया, अब जो है ये निकले अपने बिल से बाहर बांग्लादेशी। क्या रे यार, हमारे साथ जो है भारत गलत कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
आप समझते हैं भली बात ही उस टाइम पे किसकी सरकार थी। और अभी जो है जैसे ही सरकार बदली बंगाल में, इनका जो है हवा पानी बंद हो गया, दाल रोटी बंद हो गई इनकी, क्योंकि अब ये भारत आ जा नहीं सकते ना। और भारत ने इस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाई है, दोस्तों आपको बताऊंगा वीडियो में कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है। अपने बॉर्डर्स को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पर बहुत पहले से लग गई थी कि भाई इन्हें पता था ना कि ये चीजें होंगी, ये बांग्लादेश ये काम करने वाला है। और ये बातें जैसे ही पता चली, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां है वो अपने काम पर लग गई थी। देखिए, अगर बांग्लादेश को रोका नहीं गया तो अब आतंकवादी वहीं से आएंगे। और ये आतंकवादी कौन भेजेगा, समझते हैं आप? ये आतंकवादी कौन भेजेगा? ये आतंकवादी भेजेगा पाकिस्तान, है ना। एक बॉर्डर से उधर से तो भेज ही रहे थे ना, अब जो है इधर से भी आतंकवादी आना शुरू हो जाएंगे, आप देख लेना। और ये बात मैं आपको आज इस वीडियो में कह रहा हूं, आपको कुछ दिन बाद समझ में आएगा। और ये मैं छाती ठोक के ये बात बोल रहा हूं, मैं सीना ठोक कर ये बात बोल रहा हूं। देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान की आईएसआई के मतलब पूरा इंफ्लुएंस है पाकिस्तान की आईएसआई पर, है ना। आईएसआई ने वहां पे जाकर बैठी आईएसआई, और वहां से सीधा कंट्रोल कर रही है किसको? बांग्लादेश को। और ये बात जैसे ही पाकिस्तान में गई ना, पाकिस्तान वाले अपना पलड़ा झाड़ने लगे, है ना, कि भाई अरे यार छोड़ो यार, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है यहां पे, है ना। क्योंकि जानते हैं ना, जैसे ही पता चला ठोक देंगे हिंदुस्तानी इनको घर में घुसकर, ये जानते हैं ये बात। तो आते हैं, डेली मीटिंग करते हैं, बोलते हैं हाँ जी आपका बांग्लादेश से कोई लेना देना है? नहीं जी, हमारा तो कोई बांग्लादेश से लेना देना नहीं है, उनका तो आपसी मामला है। ये जानते हैं अगर ये बात बोल दी नहीं इन्होंने अगर ये बात बोल दी कि हमारा लेना देना है भाई, हमारा इंफ्लुएंस है बांग्लादेश पे, वही घुस के मारेंगे हिंदुस्तानी, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही ये खुलासा हुआ ना कि आईएसआई का इंफ्लुएंस है वहां पे बिठा रखा है पाकिस्तान ने भी बिठा रखा है। और समझिए ये भी बैठी हुई है वहां पे, ये भी बैठी हुई है सीआईए, समझिए इस बात को। अमेरिका तो बहुत पहले से ताक लगाए बैठा था। ये सारी पोले आपको खोलूंगा मैं, देखिएगा, ये सारी पोले आपके सामने खोलूंगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से यहां पे चल रहा था मामला। देखिए, आपको बताता हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बांग्लादेश बांग्लादेश क्यों करते हैं, बांग्लादेश में आखिर है ही क्या? देखिए, आपको बताता हूं बांग्लादेश में क्या है और क्यों नजरें पड़ी हैं। ये जो गिद्धों की तरह बांग्लादेश के ऊपर चढ़े हुए हैं ना, ये क्यों चढ़े हुए हैं? ये तीनों पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका क्यों चढ़े हुए हैं, इसका आपको बताता हूं रीजन। देखिए, ये रहा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। देखिए, इतना ज्यादा बड़ा बाउंड्री शेयर करता है ना, छोटा अमाउंट नहीं है। वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री है, यहां पे बिहार के साथ भी देखो बाउंड्री है, यहां पे देखो असम के साथ भी बाउंड्री इसकी टच हो रही है, मेघालय के साथ टच हो रही है, त्रिपुरा के साथ टच हो रही है, बहुत सारे स्टेट्स के साथ टच हो रही है यहां पे बाउंड्री। और देखो इसके बगल में क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको? चिकन नेक दिख रहा है ना, चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और जैसे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करूं तो 22 किलोमीटर महज 22 किलोमीटर जो है चौड़ा है, ये मात्र 22 किलोमीटर। अब सोच लो कि इतना जो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ये बांग्लादेश, जिसका इंफ्लुएंस यहां पे होगा, उसका इंफ्लुएंस यहां पे होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। और सीधा अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे किसी ने अटैक किया तो ये जानते हैं कि यही एक तरीका है भारत को गिराने का, कि हम यहां पे ब्लॉकेज लगा दें और ये इलाका जो है हमारे मेन लैंड से कट जाए। हमारा ये इलाका जो है मेन लैंड से जैसे ही कटेगा वैसे ही ये जीत जाएंगे। इनको लगेगा कि अरे यार हमने तो भाई इतना जो है कैप्चर कर लिया। लेकिन हमारे एनएसए जी खड़े हैं, हमारे डोभाल जी खड़े हैं यहां पे, और यहां पे खड़े हैं, और यहां पे सारी चीजें चल रही हैं। सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम पर इसलिए लगी हुई हैं कि ये जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनको किस तरीके से रोका जाए। दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स बनाए, बहुत ज्यादा जो है अमाउंट में, मेरे को लग रहा है कि कम से कम 45,000 करोड़ जो है खर्च हुआ है। सोचो, सिर्फ क्यों? क्योंकि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हमें क्या बनाना है? ट्रैक्स बनाने हैं, रेलवे बिछानी है वहां पे, और वहां से हमारी आर्मी लॉजिस्टिक्स पूरी अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करेगी। ये बात समझिए, ये क्यों हो रही है ये चीजें, आप भली भांति समझते हैं। क्योंकि यहां पे इनको पता है कि हमें कहां पे करना है, कहां पे करना है हमला? सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, ये जानते हैं ये बात। और कितने टाइम से चाइना की नजर यहां पे अरुणाचल पे है, ये आप समझते हैं। अरुणाचल को अपना इलाका बताता है वो, है ना, अपने मैप पे जो अपना मैप बनाते हैं ना, वो अपना मैप, अरे अलग दुनिया में रहते हैं वो लोग। चाइनीज जो है, पहले जो है एक बहुत फेमस कहावत थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ये जो हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो नारा था ना, वो एक सेकंड में चीनियों ने उतार दिया 1962 में अटैक करके। कैसे पीठ पे छुड़ा गोपा, ये आप जानते हैं। 1962 में किस तरीके से पीठ पीछे अटैक किया डोकलाम में, किस तरीके से अरुणाचल में घुसे, ये आप समझते हैं। हमने तो भाई ही माना था ना उन्हें। लेकिन अब जो है भारत पूरी तरीके से समझ चुका है, इनकी सारी रणनीतियों को समझता है भारत, इन बांग्लादेशियों की, इन चाइना वालों की और इन पाकिस्तान वालों की। पाकिस्तान को हमने कम मौका दिया है भाई, कितने मौके दिए हैं हमने पाकिस्तान को, लेकिन वो जानते हैं ना
अब हम समझ चुके हैं इस बात को कि ये जो है ये इनकी फितरत में है, ये सांप हैं, ये काटेंगे ही, चाहे कितना भी इनको दूध पिला लो ये काटेंगे ही, इनके फितरत में है काटना। समझो आप इस बात को। देखिए बांग्लादेश जो है, अब मैंने आपको एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक रीजन बता दिया, दूसरा रीजन देखो, ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, ये बे ऑफ बंगाल ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, और ये जानते हैं अमेरिका वाले, अमेरिका भी जानता है और चाइना भी जानता है कि यहां पे अगर हमने अपना इंफ्लुएंस जमा लिया तो हम किसी भी तरीके से भारत को इंफ्लुएंस कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, ये बात ये जानते हैं। और इसीलिए 1971 के बाद जैसे ही ये बांग्लादेश बना, ये चाइना वाले घुस गए कि यार हम तुम्हारे में बेस बना देते हैं, तुम्हारे जो है तुमको डेवलपमेंट चाहिए, हम तुमको और ज्यादा लोन देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरीके से वो बांग्लादेश के अंदर घुसे। उनका बस एकमात्र जो है मामला था, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि बांग्लादेश के जरिए हम क्या करें, भारत के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखा सके। और जैसे ही बात की अमेरिका को पता चली कि चाइना घुस रहा है, तो वो भी जो है गुड़ को देख के कैसे चीटी जाती है, वैसे ही जो है चला गया अमेरिका। और अमेरिका के जाते ही यहां पे ये जो इलाका है ना, ये इलाका मैंने आपको बताया बहुत कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये इलाका। और नीचे नीचे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना दोस्तों, नीचे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जहां से ये जो चाइना है ये अपना 80 से 90% अपना जितना भी उसका ट्रेड होता है 80 से 90% तक स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है। उसको पता है कि कभी भी भारत क्या कर सकता है, उसकी ये दुखती नब्ज को बंद कर सकता है। एक बार पानी की जो नल है वो बंद हो गई ना, है ना, पानी की नल समझते हो ना, यहाँ पे तेल की नल है, तो एक बार ये तेल की नल बंद हो जाएगी ना, चाइना जो है अपने आप बिल से बाहर निकल जाएगा, कहेगा माफ कर दो जी। ये चाइना जानता है, इसलिए जो है इसकी नजर बांग्लादेश के ऊपर है कि यहां पे हम बैठ के इधर सब जगह नजर रख लेंगे आसानी से। बे ऑफ बंगाल में अपना जो है चीनी उतार देंगे, जो है यहाँ पे शिप्स उतार देंगे और पूरी तरीके से नजर रखेंगे हम स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर। आप समझिए इस बात को। और अमेरिका क्यों चाहता है, अमेरिका चाहता है कि यहां पे भारत के ऊपर हमारा दबदबा हो। समझो इस बात को, भारत के ऊपर हमारा डायरेक्टली इंफ्लुएंस तो करता ही नहीं, वो जानता है कि वो मिलिट्री अटैक नहीं कर सकता, उसके बस की नहीं है ये करना, है ना, लेकिन ये वो जानता है, वो ये बात जानता है कि यहां पे अगर मैं इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस कर लूंगा इनको, और कुछ हद तक कामयाब हो भी गया है वो, है ना, इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस करने में, सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव बनाना हो गया, ये जितने भी सारी चीजें हैं इन सब में वो कामयाब हो भी गया है कुछ हद तक। लेकिन इसको रोकने के लिए ही दोस्तों ये बिल लाया गया, ये जो एफसीआरए लाया जा रहा है इसी को रोकने के लिए लाया जा रहा है। अमेरिका को ही मेन मकसद यही है। समझो इस बात को कि ये क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि ये जो है यहां पे घुसकर पूरी तरीके से इंफ्लुएंस बनाना चाहते हैं। एक बार जो है यहां पे इनका कंट्रोल हो गया, जैसे ही बांग्लादेश के ऊपर सीआईए के जैसे ही कंट्रोल हुआ, उसके बाद ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने गुर्गे भेजेंगे भारत में। समझो, इसीलिए सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहां पे टाइट की जा रही है, बहुत टाइट है यहां पे सिक्योरिटी। आप जो है आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। और बहुत पहले से ये बात जो है हमारे एनएसए जानते थे, ये बात डोभाल जी ये बात बहुत पहले जान चुके थे कि ये काम होने वाला है, इसलिए वो इस काम पर जो है सबसे पहले लगे कि भाई ये जो है सबसे पहले इसको सुनिश्चित किया जाए कि किस तरीके से इस बॉर्डर को पूरी तरीके से लॉक किया जाए, क्योंकि यहां से घुसना इनके लिए बहुत आसान है। ये तो सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान वाला है, तो ये तो हमेशा जो है हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है, हमेशा जो है ये बॉर्डर हाई अलर्ट पे रहता है, पूरी निगरानी रहती है, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान की फितरत, है ना। पहले तो मैं इसको कुत्ता बोलता था, लेकिन ये कुत्ता जो है बहुत अच्छा शब्द हो गया, उसके लिए कोई और शब्द निकालना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनकी फितरत ही ऐसी है। समझो इस बात को, यहां पे बहुत हाई अलर्ट रहता है, सबको ही जानता है, लेकिन यहां पे बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां पे भी हाई अलर्ट है। समझो इस बात को, क्योंकि अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है इधर से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो जानता है, तो क्या करता है, इनडायरेक्टली इधर इंफ्लुएंस करता है और कहता है कि भाई तुम लोग घुसो, तुम लोग जाओ। अब मैं आपको कह रहा था ना कि पहले जो है इधर आते थे आतंकवादी, जो है इधर मुंबई पे अटैक किया 26/11 में, इधर पंजाब की तरफ अटैक करते थे, जम्मू कश्मीर में अटैक करते थे ये। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद याद रखना, यहां पे अभी तो सिक्योरिटी टाइट की जा रही है, लेकिन आप ये बात याद रखना कि अगर ऐसे ही चलता रहा इनका सीआईए का इन्फ्लुएंस इसी तरीके से चलता रहा, आप मेरी बात को पूरी तरीके से ध्यान रखना कि कुछ टाइम बाद जो है इधर से घुसना स्टार्ट कर देंगे, बंगाल में घुसना स्टार्ट कर देंगे, ये बिहार के अंदर घुसना स्टार्ट कर देंगे, इधर जितने भी हैं स्टेट जो टच हो रही है बाउंड्री उधर घुसना स्टार्ट कर देंगे, और पूरी तरीके से यहां पे इंफ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी मैं क्यों बात कर रहा था बांग्लादेश की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बांग्लादेश। अभी के टाइम में आप बात करें तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक मौलवी है, ये कह रहा है कि एक मरीज को परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में उससे कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ। अरे इसको बुद्धि नहीं है क्या, इसको इतनी भी बुद्धि नहीं है, कैसे होगी, इसलिए तो इनकी हालत खराब है।
समझो आप इस बात को, इसीलिए तो इनकी हालत खराब है, पढ़े लिखे नहीं है ना। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे कितने बहुत सारे जो है फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। दोस्तों मैं जब उनसे बात करता हूं ना, तो वो भी ये मानते हैं कि कुछ हद तक चीजें भगवान के हाथ में होती हैं, हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं, अब जो है भगवान मालिक है। आपने बहुत बार ये सुना होगा, आपने भी सुना होगा, आपने भी अनुभव किया होगा ये बातों को, कि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि हमारे ऊपर भी भगवान है और वही जो है रक्षा कर रहे हैं, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये डॉक्टर्स भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे ना, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे होते तो आज यहां पे ये बातें ना बोल रहे होते, है ना। इनका इलाज मैं बताता हूं, इनका इलाज तो ये करेंगे, योगी जी करेंगे हमारे इनका इलाज, आप समझ लीजिए इस बात को। बस कुछ टाइम इंतजार कर लीजिए, फिर जब ये आएंगे, फिर इनकी बोलती कैसे बंद होती है ये आप देखना एक बार, ठीक है। इन्हीं के लिए जो है एफसीआरए बिल लाया जा रहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब एफसीआरए बिल इन्हीं के लिए ला रहे हैं, क्योंकि उछल उछल के जो कूद रहा है ना फॉरेन फंडिंग के नाम पे, इसीलिए तो इनकी बोलती खुल रही है, इसलिए तो इनका मुंह खुल रहा है। फॉरेन फंडिंग मिल रही है ना इनको, आराम से चलो यार बोलते, पैसा तो है ही, जेल जाएंगे हमें बाहर निकाल लेंगे ना, बाहर से पैसा आएगा बाहर निकाल देंगे, हमें बेल हो जाएगी हमारी, क्या दिक्कत है। फॉरेन फंडिंग मिल रही है, समझो इस बात को, इसीलिए ये इतना बोल रहे हैं। समझो क्या कह रहा है, ये शिव भक्त नहीं, ये तो आतंकवादी हैं। आतंकवादी कौन है ये इसको पता है, समझो इस बात को। और ये क्यों ये सारी चीजें बोल रहा है, ये आप भली भांति समझते हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग इसको आ रही है, और इसी को रोकने के लिए ये अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। लेकिन लगा लो जोड़ तुम, कुछ नहीं होना जाना इनका, मैं आपको बता देता हूं। ये बिल जो है ना, कुछ ही पल में आएगा, आप देख लेना, कुछ ही पल में, आप बस वेट करो। प्लानिंग चल रही है इसके ऊपर, जिस तरीके से इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है ना, पूरी प्लानिंग इसके ऊपर चल रही है। और ट्रंप ने अभी क्या किया है इसके बारे में भी आपको बताता हूं, अभी अभी बताऊंगा ट्रंप ने इसके ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया है, ये भी आपको बताता हूं। लेकिन भारतवासी जो है डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है भारतवासी, आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपको बताया कि आईएसआई का यहां पे पूरी तरीके से हाथ था बांग्लादेश में इंसर्जेंसी करवाने में, पूरी तरीके से हाथ था। ये और सीआईए ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। जब तक बात पाकिस्तान पे नहीं आती है ना, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। पाकिस्तान पे बात आ जाती है तो दोनों जो है बाहर हो जाते हैं, है ना। सीआईए अपना अलग हो जाता है और आईएसआई अलग हो जाता है। लेकिन दूसरे के देश में अगर इंसर्जेंसी क्रिएट करवानी हो, दूसरे देश में जो है तमाशा बनाना हो ना, तो ये दोनों साथ आ जाते हैं, हमेशा हमेशा आएंगे। कोई भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमेशा ये आपस में साथ आते ही रहेंगे। लेकिन इनको जवाब देने के लिए हमारे एनएसए साहब खड़े हैं, ये आप बात को समझिए। इनको जवाब देने के लिए जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सारे इंटेल्स मैं आपको बता रहा हूं, दिन के हजारों इंटेल्स इनको मिलते रहते हैं, लेकिन वो चीजें पब्लिक में नहीं आती हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहिए जो इंटेलिजेंस में काम करता हो, या फिर इंटेलिजेंस में उसकी बातचीत हो, है ना। मैं इतने सारे लोगों से बातें करते रहता हूं, इतनी सारी रिसर्च करके मैं ऐसे ही लेकर नहीं आता आपके सामने आर्टिकल। मैं इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूं, इतने सारे जो रिसर्च में काम कर रहे हैं उनके साथ मैं बातें करता हूं, और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के मैं ये सारी रिपोर्ट आपके लिए लाता हूं। तो मैं कोई भी बात यहां पे बोल रहा हूं तो वो हवा में नहीं बोल रहा हूं, वो पूरे पक्के प्रूफ के साथ मैं यहां पे बातें बोलता हूं। देखिए और भी चीजें हैं आपको बताने के लिए। अब मैंने जो है आपको बताया कि सिक्योरिटी टाइट हो रही है, इसका मामला जो है ये चीन से शुरू हुआ। दरअसल पता ये चला ना कि चीन जो है घुसने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, है ना। जैसे ही ये बात पता चली ना एनएसए साहब को, जैसे ही ये बात पता चली डोभाल साहब को, तो ये बात पता चलते ही हमने सिक्योरिटी टाइट कर दी। और आपको चाइना की हालत बताता हूं, देखिए चाइना में क्या हालत है ना, चाइना ने अपने पूरे बॉर्डर्स को लॉक कर लिया है, इंटरनल लॉक। जैसे घर में जाते हैं ना तो कैसे अंदर से ताला लगा देते हैं, बाहर से नहीं जी, अंदर से ताला लगा दिया है। समझो इस बात को, डोर को बंद कर दिया है और दरवाजे को अंदर से ताला लगाया है। तो ताला क्यों लगाया है और किस लिए लगाया है ये आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे जितने भी मान लो कि देश के बहुत सारे विद्वान है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से यहां के विद्वान जाके वहां पे पढ़ाई करते हैं और रिसर्च के नाम पे भारत में आते हैं, और यहां से सुई बराबर नोक की इंफॉर्मेशन ले जाकर उन सीआईए वालों को दे देते हैं। अरे तो भाई वो यूनिवर्सिटी वाले वो रिसर्च का करेंगे क्या, सीआईए को दे देंगे कि भाई पढ़ो यार, थोड़ा भारत के बारे में थोड़ा पढ़ लो, किस तरीके से वहां पे किस इन्फ्लुएंस जमाना है, डायरेक्टली तो अटैक कर नहीं पाओगे, तो यहां पे तुम क्या करो, पढ़ लो और अंदर ही अंदर सोचो कि किस तरीके से हम यहाँ के लोगों को बरगला सकते हैं। ये सुई बराबर नोक की इंफॉर्मेशन ले जाके वहां पे पहुंचा देंगे, तो वो करेंगे नहीं ये काम, उनको पता नहीं चलेगा। ये वही काम जो है चाइना में भी होती है। और दोस्तों इसको कम करने के लिए क्या किया गया, इसको कम करने के लिए जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है पूरी तरीके से। अगर पता चल गया ना कि आप देश विरोधी काम कर रहे हो, आपके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो क्या क्या बाद में आपको पुलिस का कॉल आएगा कि क्या बात हुई जी आपकी, किससे बात कर रहे थे आप,
ये बातचीत हुई। ये समझो इस बात को कि इस तरीके से यहां पे निगरानी रखी जाती है जो देश के विरोध में बोलते हैं यहां पे। लेकिन अपने यहां तो बाहर से ही लोग बोल देते हैं, अपने ही देश के लोग बाहर जाके क्या करते हैं, भारत के ही खिलाफ बोलने लग जाते हैं और हमारे ही देश के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। आप भली बात ही समझते हैं मैं किस आदमी की बात कर रहा हूं, जो जर्मनी में बैठा हुआ है। आप समझिए इस बात को। देखिए अब मैं थोड़ी बात इसकी कर लेता हूं। यह है तारिक रहमान। तारिक रहमान की बात करूं तो ये पहले बहुत आंखें दिखा रहा था। 2 दिन पहले ही आंखें दिखा रहा था। मैंने आपको बोला ना इसके पोल खोलूंगा अभी। ये 2 दिन पहले आंखें दिखा रहा था कि यहां पे आपने शेख हसीना का जो है मीटिंग करवाई तो हम क्या कर देंगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे तुम्हारे पास खाने की कमी हो जाएगी, हम तुम्हारा हाथ छोड़ दे। तो इसको ये पता नहीं है सबसे ज्यादा यहां पे कौन देता है, राइस चावल देते हैं हम इनको। डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल की इनकी कमी हो गई थी। आपको बताता हूं असली बात। अभी जो है इनको कमी हो गई थी, भीख मांग रहे थे भारत के आमने सामने जो है भीख मांग रहे थे कि भाई दे दो हमें कुछ डीजल, दे दो हमें कुछ तो डीजल दे दो, क्योंकि हमारे जो है बिजली पूरा पावर सप्लाई ठप हो चुका है पूरी तरीके से। इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है एक, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे जो है ठप हो चुका है चीज ये, क्योंकि भारत दे ही नहीं रहा था। क्योंकि भारत समझ गया है ना अब। तो जैसे इसने भीख मांगना शुरू किया, भारत ने कहा चल यार ठीक है, हमारा ही पोता है, दे देते हैं जी मोदी जी, है ना। समझिए इस बात को आप कि अभी आंखें दिखा रहा था और अभी एक दिन बाद क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है भारत से, पावर सप्लाई दे दो भाई। क्योंकि हम जानते हैं ना सबसे ज्यादा पावर सप्लाई अगर किसी के हाथ में है भारत में तो अडानी जी के हाथ में। एक बार जो है वो स्विच बंद किया ना, इनका शटर डाउन हो जाएगा, पूरे अंधेरे में चला जाओगे भाई तुम। तो क्यों आंखें दिखा रहे हो इस बात पे, क्यों आंखें दिखा रहे हो, समझो इस बात को। और भी चीजें हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सिक्योरिटी को टाइट किया जा रहा है। आपने वो मामला सुना है ना, भारत और म्यांमार बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत प्लानिंग चल रही है। और किस बात पे प्लानिंग चल रही है, ये जो हमारा एरिया है ना, ये देखिए, ये जो हमारा एरिया है ये जो है म्यांमार के साथ टच होता है। ये रहा म्यांमार, ये रहा म्यांमार, ये एरिया म्यांमार के साथ टच हो रहा है। और होता क्या था आपको बताता हूं। होता यह था कि यहां से जो सीआईए के एजेंट है ना, जो सीआईए के एजेंट है वो यहां से घुस जाते थे अंदर, और यहां पे उतनी सख्ती नहीं होती थी। मैंने बताया आपको यह बात जो है, अब पता चलिए डोभाल साहब को। और पूरी तरीके से यहां पे हाई अलर्ट है, पूरी तरीके से ये जितना भी है बांग्लादेश, ये पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट का पूरी तरीके से हाई अलर्ट है, क्योंकि पता है इनको कि किस तरीके से ये घुसते हैं। और यहां पे सीआईए और आईएसआई का पूरी तरीके से हाथ है। और ये क्या करते थे, बॉर्डर पार करते थे और पूरी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। आपको पता है मणिपुर में क्या हुआ था। तो सोचिए इस बात को एक बार, देखिए कि ये जो है अगर एजेंट्स यहां से घुसेंगे तो क्या जो है यहां पे हालत होगी नॉर्थ ईस्ट की, है ना, हमारे इस इलाके की क्या हालत करेंगे ये। आप इस बात को समझिए। इसीलिए यहां पे पूरी तरीके से मोदी जी और म्यांमार के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई कि क्या करना है जी इसका। तो पूरी तरीके से ये जो बॉर्डर जो है इशू है ना, इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अभी तक इसका कोई जो है बॉर्डर पे पूरी तरीके से नहीं बनाई गई थी अच्छे तरीके से बॉर्डर। अब जो है पूरी तरीके से आपको यहां पे मार्किंग दिखेगी, क्योंकि यहां पे पहले वो जैसे फेंसिंग नहीं थी ना, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगी होती है, बड़ी बड़ी फेंसिंग ऐसे बॉर्डर लगी रहती है, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान क्या करता है, ये चीजें हमें पता है। लेकिन यहां पे जो है यहां पे उस तरीके की नहीं लगी है चीजें, तो यहां पे आसानी से घुस जाते थे ये, और घुस के अपना काम करके निकल जाते थे। पूरी तरीके से इंफ्लुएंस बनाएंगे, यहां पे 20-25 साल रहेंगे और पूरा इंफ्लुएंस बना के अपने घर चले जाएंगे। ये यही काम करते हैं ये सीआईए वाले, अमेरिकन वाले। आप इस बात को समझिए। अब आपको बताता हूं एफसीआरए पर क्या हुआ। जैसे ही दबाव बनाने की कोशिश की ना, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, सीधा जवाब, करारा जवाब दिया अमेरिकियों को। जो अमेरिका में बोल रहे थे कि ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, ये कर रहे हो, भारत के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन खत्म हो जाएंगे, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करते, सीधा जवाब दिया रणधीर जायसवाल ने। यहां पे देखिए एफसीआरए पर यूएस की सांसद टिप्पणी पर भड़का भारत। सीधे बोले कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी मत दीजिए। आप कौन होते हैं, तुम बड़े दादा हो, वहां पे जाके जो है अपना रौब झाड़ रहे हो, कौन हो तुम, तुमको कौन पूछता है। अब यूएस को कौन पूछता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब जो है यूएस का ना पूरी तरीके से दबदबा खत्म हो गया है, और यह बात यूएस जानता है अच्छे तरीके से। ईरान ने इसकी इतनी पिटाई करी है, इतनी पिटाई करी है दोस्तों। अगर आप यूएस ईरान के वॉर से वाकिफ है ना, तो आपको पता होगा कि कितनी पिटाई हुई है यहां पे ईरान की तरफ से यूएस को। समझिए इस बात को। बार बार आता है कि चलो यार सीज फायर कर लेते हैं, पता है ये बात कि इनका जो है डोमिनेशन धीरे धीरे वर्ल्ड में खत्म होते जा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं कि अरे हमारा तो डोमिनेशन है जी, हम पूरी तरीके से वर्ल्ड पे कब्जा करके रखे हुए हैं, हमारी बात पूरी दुनिया मानती है, समझो आप इस बात को। लेकिन ये वो कुत्ता है ना, जब वो भौंकने लायक भी नहीं रहा, अमेरिका वही कुत्ता बन के रह गया है कि अब वो भौंक भी नहीं पा रहा है। समझिए आप इस बात को।
यह हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी मत दीजिए। दिस इज आवर इंटरनल मैटर, डोंट इंटरफेयर इन माई इंटरनल मैटर। समझिए इस बात को। और भी चीजें हैं आपको दिखाने के लिए, ये भी देखिए। अब हुआ ये कि इसके बाद सोचता है ट्रंप कि अब क्या करूं मैं, अब क्या हो सकता है, अब इन पे भारतीयों पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए, भाई क्या किया जाए। तो इसने सोचा अरे भाई मेरे पास तो एक बहुत बड़ा हथियार है, अरे यार मेरे पास एक बहुत बड़ा वेपन है। क्या वेपन है? टेरिफ। मेरे पास एक बहुत बड़ा वेपन है, टेरिफ। एक काम करता हूं, डराता हूं इनको कि मैं लगा दूंगा टेरिफ तुम पे 100%। अब हुआ ये दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये 100% वाली टेरिफ की बात सुनो क्या हुई। हुआ ये कि अब जो है एफसीआरए पर दबाव खत्म हो गया, भारत ने माना नहीं, अरे यार तुम निकलो यहां से। तो ये सोचा कि क्या करता हूं, एक न्यूज फैला देता हूं कि मेरे पास शक्ति आ गई है, मैं तुम पे 100% टेरिफ लगा सकता हूं। तो देखो किस तरीके से भारतीय जो है आते हैं अपने अपने वाले पे, है ना। समझो इस बात को, किस तरीके से भारतीय दब जाएंगे। जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा वैसे भारतीय दब जाएंगे। तो वैसे ही ये न्यूज फैलाया कि 100% टैरिफ का मेरे पास शक्ति आ चुकी है, अब मैं तुम पे 100% टैरिफ लगाने वाला हूं। और इसका जो है रीजन क्या देता है ये ट्रंप, रीजन तो एफसीआरए नहीं दे सकता ना, क्योंकि वर्ल्ड में बाकी भी तो कंट्रीज हैं, सीधा विरोध होगा ना। बाकी कंट्रीज नहीं है क्या? रशिया नहीं है यहां पे, चाइना भी है साथ में, तो सब विरोध करेंगे यहां पे। अमेरिका का अगर वो ये बात बोलेगा कि हम एफसीआरए का अपोज कर रहे हैं जी, इसलिए हमने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, ये बात ये डायरेक्टली कभी बोल ही नहीं सकता। तो ये किस तरीके से बोल रहा है, ये कह रहा है कि तुम क्या करते हो, भारतीय जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हैं जी। मैंने रूस के ऊपर बहुत सैंक्शंस लगा रखे हैं, रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हो भारतीय, तुम्हारे ऊपर मैं टैरिफ लगाता हूं क्योंकि मैंने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं और तुम रूस की मदद कर रहे हो। दोस्तों रूस से हम बात बताता हूं मैं आपको, रूस से हम 55% अपना ऑयल खरीदते हैं। सोचो अगर डरना होता तो यहां पे नहीं डर जाते हम, लेकिन हमें पता है ना कि हमें इनके दबाव में रहकर काम थोड़ी करना है। ये तो वही कुत्ता है जो अब भूख भी नहीं पा रहा है, समझो इस बात को। 55% तक ऑयल खरीदते हैं हम। 2.8 मिलियन, आपको बताता हूं, 2.8 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई होती है रूस से इंडिया में। 2.8 मिलियन मतलब 28 लाख बैरल प्रतिदिन सप्लाई हो रही है। सबसे ज्यादा मात्रा जो है हमने इसी जुलाई में खरीदी है, रिकॉर्ड तोड़। और जैसे ही ये रिकॉर्ड तोड़ पता चला ना, मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि कैसे हमने ये जो है 2.8 बिलियन खरीदा। उसके बाद ट्रंप जो है हक्का बक्का हो गया कि भाई मेरे सैंक्शंस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहां पे जो है पूरी तरीके से भारत मदद कर रहा है यूएस की। और जैसे ही ये बात पता चली, ये क्या करता है, 100% टैरिफ का ड्रामा खेलने लगता है। लेकिन इसको लगता यह है कि भारतीय इस चीज से डर जाएंगे, इसको पता ही नहीं है कि भारतीय क्या चीज है। कभी इतिहास उठाकर पढ़ लेना ट्रंप, हमारा क्या इतिहास रहा है, तुम्हें भली भांति समझ में आ जाएगा कि हम किससे डरते हैं और किससे नहीं डरते हैं। ये तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारा इतिहास खोल कर देख लेना, हमारे इतिहास में कितने वीर आए हैं, कितने वीर पैदा हुए हैं और कितने खून बहे हैं हमारी माटी के ऊपर। ये ट्रंप को पता नहीं है अभी, इसलिए तो ये चीजें कर रहा है। वो उसको लग रहा है कि हम ये गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे। दोस्तों कुछ टाइम पहले पता है क्या बोलता है ट्रंप, कुछ टाइम पहले बोलता है कि हम क्या करेंगे 2027 में ना, 2027 में हम क्या करेंगे, 2027 में तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे मेडिसिन के ऊपर है, क्योंकि हम जेनरिक मेडिसिन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। मेडिकल में क्या हमारी धाक है, ये पूरा देश मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है कि मेडिकल फील्ड में हमारी क्या धाक है। हमारे डॉक्टर्स टॉप नॉच होते हैं, सबसे प्रीमियम क्वालिटी के डॉक्टर्स होते हैं, समझो इस बात को। इस जो है यहां पे सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट करता है, तो क्या सोच रहा है कि इसके ऊपर मैं 100% टैरिफ लगा देता हूं। और 2028 में यहां पे लिखना चाहता था, 2028 में, ये 2027 में क्यों नहीं। सोचो एक बात को, इनके पास ना कुछ है ही नहीं अभी, अब इनके पास ना फैक्ट्रियां हैं ना कुछ है। तो अगर जो है अभी ये टैरिफ लगा देंगे ना, तो भारत भेजना ही बंद कर देगा। और जैसे ही भारत जेनरिक मेडिसिन को भेजना बंद, उसकी मेडिकल पूरी तरीके से फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा यहां पे। आप इस बात को समझिए। तो वो चाहता है कि मैं 1 साल का टाइम दे देता हूं, यहां पे जो है अमेरिका वाले क्या करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तब तक हम एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट कर लेते हैं भारत से जेनरिक मेडिसिन। लेकिन इसको पता नहीं है कि अभी अगर हम ये बंद कर देते हैं ना, तो पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो जाएगा। ये बात ट्रंप को पूरी अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, इसीलिए ये काम कर रहा है। दोस्तों यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जुलाई में किस तरीके से हमने रिकॉर्ड तोड़ यहां पे ऑयल खरीदा है रूस से, और यही बात जो है पच नहीं रही है ट्रंप साहब को, यही बात इनको पच नहीं रही है, समझो इस बात को। अब थोड़ी भारत के किस्से आपको सुना देता हूं। दोस्तों यह है भारत का पिनाका, और इसके किस्से तो इतने हैं, चाहे वो 1999 का कारगिल हो, उस टाइम पे भी यूज हुआ था। दोस्तों ये 44 सेकंड में 18 मिसाइलें फेंक सकता है, सोच लो 18, 44 सेकंड में 18, एक ही बार में पूरी जो है मिलिट्री ध्वस्त कर देगा सामने वाले की।
इस बात को आप समझिए। देखिए, हाई एक्यूरेसी लॉन्ग रेंज वेपन है ये, लॉन्ग रेंज में काम आएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, अच्छा दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, इजिप्ट ने हमारा पिनाका को टेस्ट किया, इवेल्युएट किया कि भाई कैसा है आपका पिनाका, थोड़ा हम भी देखते हैं। अब वो कह रहे हैं भाई हम यूएस वाले के हथियार नहीं खरीदेंगे, हम तो पिनाका ही खरीदेंगे जी, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यूएस वाले जो हैं किसी भी तरीके से यहाँ पे हाई रेट में जो है दाम बहुत ज्यादा लेते हैं और देते हैं कुछ नहीं। लेकिन हमने कहा कि भाई तुम्हारे साथ हमारा अलग ट्रेड रिलेशन है, हम क्या करेंगे, तुमको जो है ठीक दाम में ठीक प्राइस में तुम्हें अपना पिनाका हम देने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कह दी हमने कहा तुम्हें टेक्नोलॉजी भी दे देंगे भाई, क्या दिक्कत है। उन यूएसए वालों को छोड़ो यार, सोचो इस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से धाक जम रही है, भारत की किस तरीके से धाक जम रही है, यहाँ पे भारत किस तरीके से ऊपर जा रहा है, और अमेरिका से लेना बंद कर दिया इजिप्ट ने। समझो इस बात को, क्योंकि भारत इस चीज में बहुत अब आगे निकल रहा है। अब भारत उस तरीके का नहीं रहा जो भाई दब के रह जाएगा यूएस के सामने, है ना। अब वो भारत और ग्रो कर रहा है, आप समझिए इस बात को। स्ट्रॉन्गर डिफेंस टाइज अभी हुई है, भारत और इजिप्ट के बीच में बातचीत हुई है, पूरी तरीके से पिनाका अब खरीदने वाले हैं वो, क्योंकि उन्होंने इवेल्युएट कर लिया है और समझ चुके हैं कि भाई पिनाका क्या चीज है। और ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि हमने टेस्ट कर रखा है ना, पोखरण में इसका टेस्टिंग की थी हमने, और तभी पूरी दुनिया को पता चल गया था कि पिनाका क्या है। पिनाका भारत का गर्व है दोस्तों। दोस्तों आपको यह आज आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।